हमारे देश में यूपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि 2% लोग जानते हैं कि यूपीएससी का प्रोसेस क्या है और 98% लोग जानते हैं कि यूपीएससी बड़ी चीज़ है, इसलिए उसके बारे में कोई भी स्कैंडल आएगा तो लोग उसे वायरल करते रहते हैं क्योंकि उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हमारे यहाँ जो जनरल कैटेगरी है वो एक्चुअली अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में मतलब टॉपर एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी में मेरिट में आ रहा है तो वो मेरिट में जनरल में काउंट होगा और उसके बाद उसकी कैटेगरी के लिए जो निश्चित सीटें हैं वो भी उसे मिलेंगी। माँ बाप ने बच्चे पर से उम्मीद छोड़ दी है और जो बच्चा 17-18 साल का है वो अपने कच्चे बनियान नहीं अपनी चॉइस से खरीद सकता, वो अपना करियर कैसे डिसाइड करेगा। बुंदेलखंड पूरे धरती पे, पूरे ग्रह पर अकेली जगह है जहां पढ़ने लिखने वाले बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेलखंड या भोपाल से बाहर कुछ देखा नहीं है। एक भागवत कथा में तुम कम से कम 2-4 करोड़ खर्च करते हो, उतने में किसी उसको दे दो सही ढंग के आदमी को, वो 100 कलेक्टर बना देगा। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है माओ सचिन चौधरी। फिलहाल देश भर में अलग अलग तरीके की परीक्षाएं चल रही हैं। 12वीं की, 10वीं की के बाद कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। जो करियर को लेकर बहुत सारे सवाल रथ हैं और करियर को सवाल के संग देश में यूपीएससी को हाल में ही जो है परीक्षा को परिणाम आओ को लेकर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया में चर्चाएं चलत हैं। तो बहुत सारी चर्चाओं के बीच ये विषय के जो एक्सपर्ट हैं लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, जो सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल को बड़ा शानदार चलाते हैं, जिनमें बीएमपी, पीएससी, यूपीएससी की और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। करियर काउंसलिंग के जरिए वे जो है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी देते हैं। तो हमने सोची कि बुंदेलखंड के जो मोड़ी मोड़ा हैं, युवा हैं, उनके लाने कछु इन विषयों से जुड़ी जानकारी को एक पूरा चर्चा करी जाए। तो लक्ष्मी शरण मिश्रा जी सर नमस्कार, राम राम। राम राम सचिन भैया। सर शुरुआत जो है ऊपर से ही चलें, ऊपर से नीचे की ओर चलें। वही हाल में यूपीएससी को जो रिजल्ट आओ, तो यूपीएससी के रिजल्ट में बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे विवाद तो नहीं कह सकते, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं रहीं कि जो नहीं भाव, ऐसो नहीं भाव, ऐसो नहीं भाव। तो ई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण हमने जो सुने और हमें भी उसकी जानकारी तनक समझने हैं कि इंटरव्यू के जो नंबर हैं उनको लेकर बड़ा सवाल है कि इंटरव्यू में जो है कोई को ज़्यादा दे देत, कोई को कम दे देत, कोई को चेहरा देखे दे देत, नंबर देते। ये कि परीक्षा को पैटर्न का है और इंटरव्यू और रिटन के जो नंबर है ई को लेके कई को पैटर्न का है और विवाद का है। देखिए हम सब ये जानते हैं कि यूपीएससी में 3 लेवल होते हैं। यूपीएससी में सबसे पहले एक परीक्षा होती है जो मई के आसपास होती है, एक प्रीलिम्स परीक्षा होती है टिक करने वाली, और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका मेंस एग्जाम होता है जो सामान्यतः अगस्त के आसपास होता है। मेंस मतलब लिखने वाली परीक्षा होती है जिसमें 5 तो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जीके के पेपर होते हैं और एक कोई विषय लेना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। ये सब मिला के 1750 नंबर होते हैं और उसके बाद 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। मतलब पूरे नंबर जो होते हैं मिला के वो होते हैं 2025। ये 2025 नंबर में से टोटल मिला करके आपकी रैंक बनती है। तो वैसे तो मेंस का हिस्सा जो है वो 1750 है और उसमें लिख करके आप जो लिख के आते हैं उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो 275 नंबर इंटरव्यू के हैं, असल में इसमें आदमी को ये पता नहीं चलता है कि मुझे इतने नंबर क्यों मिले और इसको ज़्यादा क्यों मिल गए, इसको कम क्यों मिल गए, क्योंकि वो बहुत हद तक सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व उसमें होती है। अब उसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इतने नंबर कम क्यों मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। इसलिए जैसे इसके रिजल्ट आते हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में यूपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि 2% लोग जानते हैं कि यूपीएससी का प्रोसेस क्या है और 98% लोग जानते हैं कि यूपीएससी बड़ी चीज़ है, इसलिए उसके बारे में कोई भी स्कैंडल आएगा तो लोग उसे वायरल करते रहते हैं क्योंकि उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो ये बात पहली बार इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई स्कैंडल नहीं हुआ है, पर एक्चुअली हुआ ये कि पहली बार यूपीएससी ने कम से कम 100 लोगों को 200 से ज़्यादा नंबर दिए इंटरव्यू में। अदरवाइज 200 बहुत रेयर, एकाध बच्चा पा जाए तो पा जाए, अदरवाइज टॉपर भी 180-90 के आसपास जाता था। इस बार पहली बार इंटरव्यू में 200 से ज़्यादा नंबर पाने वालों की संख्या, 220-225 तक नंबर पाने वालों की संख्या अच्छी खासी है और उसी समय 100 के आसपास वाले नंबर वाले भी बच्चे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हम कितना भी मेंस में अच्छा कर जाएं, अगर यहीं पर किसी को 100 नंबर की बढ़त मिल जाएगी तो वो बिना अच्छा किए मेंस में भी सेलेक्ट हो सकता है, टॉपर भी बन सकता है। तो इंटरव्यू में जो ये वेरिएशन आया है, इस बार जो भर भर के नंबर दिए गए हैं, उसके कारण से लोगों में थोड़ा सा इसको लेकर के बहस शुरू हुई। सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने इसको उठाया, पर विश्वास मानिए लोग इंटरव्यू को समझते नहीं हैं। एक बहुत बड़ी गलती लोगों को क्या लगता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको रिटन में जितने नंबर मिले उसी अनुपात में इंटरव्यू में मिलेंगे। भाई रिटन आपके ज्ञान की परीक्षा, लिखित परीक्षा आपके ज्ञान की परीक्षा है,
इंटरव्यू ये चेक करने के लिए है कि आप आईएएस अधिकारी के तौर पे काम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। मतलब आपके सोचने का तरीका क्या है, आप कितने जल्दी प्रेशर में घबरा जाते हो, मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे निर्णय लेते हो, आपके जो विचार हैं उनमें एकता है या नहीं, यूनिटी है या नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी किस तरह की है, और ये सारी चीज़ें बातचीत से इनडायरेक्टली चेक की जाती हैं। तो ये बात सच है कि इस बार इंटरव्यू में बहुत वेरिएशन है मार्क्स में। इंटरव्यू ने डिसाइड किया है कि किसी को आईएएस मिलेगा या किसी को आईआरएस मिलेगा या कोई बाहर हो जाएगा, लेकिन विश्वास मानिए इसमें गड़बड़ कुछ नहीं है। जो इसको थोड़ा सा गलत मान रहे हैं वो हैं जो यूपीएससी के अप्रोच को ही नहीं जानते। भाई इंटरव्यू को बनाया ही इस चीज़ के लिए गया है कि आपकी सूटेबिलिटी देखी जाए कि एक आईएएस अधिकारी के तौर पे तुम्हारा सिलेबस थोड़ी काम आना है। आईएएस अधिकारी के तौर पे काम आना है तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारा व्यक्तित्व, जो केवल इंटरव्यू में चेक होता है। और ये थोड़ी सी दिक्कत है, अगर आपको मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर मीडियम के लोगों को कम नंबर मिल रहे हैं। आप देखिए जिनको ज़्यादा नंबर मिले हैं उन बच्चों का बैकग्राउंड चेक करिए, वो अपने स्कूल के बेहतरीन डिबेटर होंगे, वो कॉलेज के बेहतरीन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे होंगे, उनमें गजब की लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त ग्रूम हुई होगी कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी दिखती है कि उन्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। और जो केवल पढ़ाकू रहेगा, गांव से आया होगा, जिस बच्चे ने बहुत केवल किताबों में अपना दिमाग वो किया होगा, तो वहाँ पे भी बोलते समय वो कहीं ना कहीं अटका होगा, इस कारण से उसके नंबर कम हो जाते हैं। तो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, उसके बेसिस पे नंबर मिल रहे हैं। और इस बार वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन गड़बड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से दूसरे पक्ष की बात करेंगे, भेदभाव नहीं है। जैसे मान लो एक गांव का बच्चा है, ठीक है, हमने मान ली कि वो गांव से बच्चा आओ, उन्हें अपनी पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी, लेकिन उस सोसाइटी में वो ज़्यादा नहीं रहो। जो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है, बड़े बड़े बाप की औलाद है, बड़े स्कूलों में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहा हो, तो उसकी तो स्वाभाविक सी बात है कि सोसाइटी को लेकर उसको नज़रिया, उसकी सोच ज़्यादा विकसित हुई है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो कहीं ना कहीं केवल यही आधार पे का जो अन्याय नहीं है वो बच्चा के संगे जो गांव से आके थे पढ़। देखिए, न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, यहाँ पर तो उन्हें सबसे काबिल व्यक्ति चाहिए। कलेक्टर उसे बनाना है जो सबसे काबिल होगा। तो ये न्याय देने के लिए नहीं बनी है ये सेवा। और देखिए, एक नौकरी में आप जाना चाहते हैं, उस नौकरी की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत किसी को अच्छा स्कूल कॉलेज मिल गया तो उसने वहाँ विकसित कर ली, और आपको नहीं मिला तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे पहले विकसित करें, उसके बाद यूपीएससी में जाएँ। अगर आपको नहीं मिला अच्छा स्कूल, नहीं मिला अच्छा कॉलेज, पर ये तो आप जानते हैं कि अगर आप भीड़, लाख लोगों की भीड़ होगी और आपको उसे संबोधित करना है तो आपको बोलना आना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं मिला स्कूल कॉलेज में तो बाद में आजकल बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे आप डेवलप कर सकते हैं। आप ये कहें कि भाई आदमी के साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए जिसको स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता उसको भी ड्राइवर बना दो, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। तो कलेक्टर जिसे बनना है उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए, वो योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था तो डेवलप करिए बाहर। आप ये कि मेरा जो बैकग्राउंड था उसके बेसिस पे ले लें, तो ये कोई ऐसा वो नहीं हो रहा है, कोटा सिस्टम नहीं है, न्याय नहीं है कि भैया हमें सबको लेना है ना। उस व्यक्ति को लेना है जो देश को आगे बढ़ा सके, जो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। अच्छा, एक और विवाद को विषय बने जी को लेके हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत, ईडब्ल्यूएस कोटा के 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है, लेकिन 964 शायद ऐसी कुछ सीटें हैं, उनमें 104 सिलेक्शन है ईडब्ल्यू, 104 शायद संख्या अगर हम सही हो, तो ये 10% से ज़्यादा है। तो ये कैसे भाई? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको लेके थोड़ा सा लोगों में गलतफहमी है। पहली चीज़ तो यूपीएससी जितनी वैकेंसी निकालती है, पहली लिस्ट में सारी पोस्ट नहीं भरती। यूपीएससी में एक रिजर्व लिस्ट होती है। इस बार करीब 250 लोगों की रिजर्व लिस्ट भी मौजूद है। तो अभी ऐसा नहीं है, ये वैकेंसी 1080 के आसपास है, और उसमें से उन्होंने 950-60 के आसपास ही अभी फिलहाल रिजल्ट निकाला है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी उन्होंने करीब करीब 100 सवा सौ पोस्ट होल्ड पे रखी हुई हैं, और वो रिजर्व लिस्ट जारी होगी अक्टूबर के आसपास। उससे आपको एग्जैक्टली रिजर्वेशन पता चलेगा कि किस कैटेगरी को कितने वो मिले। एक दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो शायद लोग नहीं समझ पाते, वो ये है, और ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो जनरल कैटेगरी है वो एक्चुअली अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में मतलब टॉपर एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी में मेरिट में आ रहा है तो वो मेरिट में जनरल में काउंट होगा, और उसके बाद उसकी कैटेगरी के लिए जो निश्चित सीटें हैं वो भी उसे मिलेंगी। मतलब मान लीजिए अगर एससी के 5 लोग जो है टॉपर कैटेगरी पे सेलेक्ट हो गए, तो उन 5 के अलावा बाकी एससी का कोटा जो है वो एससी के बच्चों को और भी मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे हैं।
जनरल या अनरिजर्व्ड जनरल के लिए नहीं है, वो सबके लिए ओपन है। वो ओबीसी के लिए भी है, एससी/एसटी के लिए भी है, वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी ओपन है, वो सबके लिए ओपन है। इसलिए उसमें भी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं और अपनी कैटेगरी का जो निश्चित रिजर्वेशन है वो भी पा जाएंगे। और एक दूसरी चीज 2024 में ये रिजर्वेशन, ये जो रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है, वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है, इसलिए अभी जितने अधिकारी सेलेक्ट हुए हैं ये फाइनल लिस्ट नहीं है। फाइनल लिस्ट जारी होती है 3 महीने 4 महीने बाद, अक्टूबर में। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज वो मिला है। अच्छा, तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो जो एसटी जो कम्युनिटी है या रिजर्वेशन है उसमें मीणा समुदाय की बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लगातार देखने को मिला थे। और इसके अलावा जैसे जनरल में या बाकी में जैन और मुस्लिम भी इस बार, जैन भी हालांकि लगभग हर बार निकलते, मुस्लिम समुदाय इस बार बहुत बड़ी संख्या में उन आईएएस जो है निकले हैं। तो इनकी क्या वजह, मीणा, जैन या मुस्लिम या जो मतलब कोई भी जैसे सिलेक्टेड कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा सिलेक्शन को लेके क्या आप उसकी क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, हमारे देश में सिविल सेवाएं जो है इतनी ताकतवर मानी जाती हैं। आपका कोई बहुत दूर का रिश्तेदार कलेक्टर होगा तो आप उसे बहुत प्राउडली बताते हैं और आपको भरोसा रहता है कि कुछ मुसीबत में आए तो वो आपकी मदद कर देगा। और ऐसी कंडीशन में अब स्वाभाविक सी बात है कि हर एक समाज, हर एक जाति ये चाहती है, हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक राज्य ये चाहता है कि उसके अपने लोगों की संख्या सिविल सेवाओं में बहुत ज़्यादा हो। मैं रिपीट करता हूँ, हमारे देश में ये सेवाएं बेहद ताकतवर मानी जाती हैं। हर व्यक्ति चाहता है, हर समाज चाहता है, हर जाति चाहती है, हर धर्म चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व इन सेवाओं में, इवन हर राज्य चाहता है। और राज्य स्तर पे भी बहुत कोशिशें होती हैं कि इन सेवाओं में हमारे अपने लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। और इस कारण से जिन समाजों ने इसका महत्व समझा, उन समाजों ने इसके लिए बहुत संगठित कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें कोई स्कैंडल नहीं है। आप ये देखिए कि मीणा समाज से इतने लोग, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो एक ग्रुप में हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो बहुत टैलेंटेड बच्चों को खोज रहे हैं, उनको फ्री कोचिंग दे रहे हैं, उनकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हर काबिल बच्चा जो है वो सिलेक्शन तक पहुंचे। सबसे कमाल का मॉडल जैन लोगों का मॉडल है। जैन का एक संस्थान है जिसे जीतो कहते हैं। जीतो के कई सेंटर हैं देश भर में, पर दिल्ली वाले सेंटर में मैं खुद गया हूँ, कई बार गया हूँ जीतो के सेंटर में। हमारे यहाँ अगर बहुत मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब बच्चों के, गरीब कैटेगरी के, अगर किसी कैटेगरी के बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो जैन है। कोई भी जैन बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो उसे एक प्रवेश परीक्षा से ये लोग चुनते हैं। दिल्ली में जहाँ पे रहना, कोचिंग 5 लाख रुपए साल का पड़ता है, वहाँ ये फ्री में रखते हैं। और जो आईएएस अधिकारी पहले निकल चुके हैं, एक एक बच्चे को एक एक आईएएस अधिकारी मेंटर के तौर पे दिया जाता है, बेस्ट सीरीज दी जाती है, बेस्ट टीचर्स वहाँ बुलाए जाते हैं। और इस कारण से आपको आश्चर्य होगा, पर 100 में से हर बार 35 से 40 बच्चे, 100 लोग ही होते हैं ये जीतो में, पर 35 से 40 बच्चे हर बार सेलेक्ट होते हैं। जबकि यूपीएससी में सिलेक्शन का रेशियो 1000 में 1 है और यहाँ पर सिलेक्शन का रेशियो 40% के आसपास। यही मुस्लिम कम्युनिटी ने किया। मुस्लिम कम्युनिटी के 2-3 सेंटर हैं, पर एक बेहद पावरफुल सेंटर है जिसे आरसीए कहा जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया में। ये पूरे देश के मुस्लिम बच्चों को चुनते हैं, बहुत कठिन रेग्रेसिव प्रोसेस से चुनते हैं। इन्हें दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में रखते हैं, बेस्ट टीचर, बेस्ट मेंटरशिप उपलब्ध कराते हैं। और पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि 30 से कम सिलेक्शन इनके यहाँ से हो रहे हों। तो मैं रिपीट करता हूँ, जिन्होंने सिविल सेवाओं का महत्व समझ लिया, जिन समाजों ने इनका महत्व समझ लिया कि अगर कोई बच्चा, एक तो ये है कि समाज ताकतवर होता है जब उसके लोग सिविल सेवाओं में ज़्यादा होते हैं, दूसरा एक बच्चा जो काबिल है, अगर हमने उसकी मदद कर दी तो एक्चुअली हम समाज की, मानवता की सबसे बड़ी मदद कर रहे हैं। अदरवाइज उसका टैलेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसे सही वो नहीं मिली, मदद नहीं मिली। तो जैन कम्युनिटी ने, मुस्लिम समाज ने और मीणा कम्युनिटी ने, इनने इसका इंपॉर्टेंस समझा है। इसलिए ये अपनी संख्या के कंपैरिजन में, मुझे बड़ा खुशी होती है ये कहते हुए कि जैन समुदाय की हिस्सेदारी देश की जनसंख्या में मेरे ख्याल से आधा % भी नहीं है, 0.4%। और अगर आप यूपीएससी के उसमें देखिए, रिजल्ट में देखिए, तो कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं होता है कि जैन लोगों की संख्या 5% से कम हो सिलेक्शन में। वहाँ 0.4 है और सिलेक्शन में हमेशा 5% जैन होते हैं। ये है एक समाज का सही दिशा में, समाज को संगठित करके उसके संसाधनों का सही दिशा में इस्तेमाल करना और समाज के टैलेंट का सही डायरेक्शन देना। ये हर एक समाज को सीखने की आवश्यकता है। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले, सूर्या
50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार। और लेकिन अगर बात करें बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में या हिंदी मीडियम के बच्चों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो है क्या स्थिति है? हिंदी मीडियम अब सिविल सर्विसेज में ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। एक वक्त था आज से 20 साल पहले कि उत्तर भारत का सपना माना जाता था यूपीएससी, और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग ज़्यादा यूपीएससी देते थे। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें हिंदी मीडियम का कोई नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि 1000 के आसपास जो सिलेक्शन होते हैं हर साल, उनमें से आईएएस तो शायद कभी हिंदी मीडियम का कोई नहीं बन पाता। आईएएस में एक आध कभी 2-4 साल में बनता है, मतलब शुरू के 250-300 रैंक में 1 या 2 होते हैं। ओवरऑल अगर आप माने तो कभी भी ये संख्या मुझे लगता है कि 25 से ऊपर नहीं होती है। मतलब अगर हम वैसे देखें तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रेशियो अब इतना कम हो गया है कि बहुत पीछे 700, 800, 900 में रैंक पे 2-4 सेलेक्ट हो भी जाते हैं, तो भी 20-25 में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। टॉप 100 में एक आध कभी आ जाए बहुत बड़ी बात है, टॉप 300 में 1-2 आ जाएं बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी मीडियम से आईएएस कभी कभार कोई बनता है, आईपीएस कभी कभार कोई बनता है, आईआरएस कभी कभार कोई बनता है, नीचे की सर्विसेज पे थोड़े बहुत सेलेक्ट होते हैं। तो ये रेशियो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब 1 या 2% लोग जो हैं हिंदी मीडियम से सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि हिंदी मीडियम की आबादी हमारे देश में 45-50% ये तो फिर अन्याय है, नहीं है? ये एक्चुअली अन्याय तो है, और इसके लिए कई कारण एक साथ जिम्मेदार हैं। एक साथ कई कारण जिम्मेदार हैं। अगर हिंदी मीडियम का कम सिलेक्शन हो रहा है और ये चिंता का विषय नहीं है, ख़ास तौर पे हिंदी पट्टी की सरकारों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए ये ज़्यादा चिंता की बात है। हिंदी मीडियम में आज भी देखिए ज़्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो कौन बच्चे हैं? पहला तो सामान्यतः वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं। उन्हें अच्छा स्कूल नहीं मिला, उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो एक तो थोड़ा-सा निम्न मध्यम वर्गीय भी हैं, तो उनका वैसे ही कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, उन्हें संसाधन कम मिले हैं। ऊपर से स्कूल कॉलेज भी उन्हें बिल्कुल गए-गुज़रे मिले हैं। हिंदी मीडियम के स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं हैं अच्छे, कहीं भी पूरे देश में। तो एक तो उनकी पढ़ाई-लिखाई बहुत ख़राब है। ऊपर से मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन ना होने का एक कारण तो ये हुआ कि उनका स्किल सेट ही नहीं है, उन्हें कुछ सीखा नहीं है, लिखना पढ़ना ये सब स्कूल कॉलेज ने उन्हें सिखाया नहीं है। ऊपर से उनके पास पैसे नहीं हैं, संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर से उनकी हिम्मत भी नहीं, उनको लगता है कि वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि स्कूल में अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा कॉलेज में अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे से वो वैसे ही हार चुका है, मानसिक रूप से हार चुका है। तो ये मानसिक रूप से हारे हुए, संसाधनों से कमज़ोर, बिना किसी स्किल सेट के ये बच्चे, इनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है ऑनलाइन क्लासेस ने, रील्स ने। रील्स में टॉपर्स को बोलते हुए, और टॉपर्स छोड़िए, वो बड़े-बड़े कुछ टीचर्स हैं जो लार्जर देन लाइफ हैं, वो ये कहते हैं कि आप घर बैठ कर के ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके चक्कर में हिंदी मीडियम बर्बाद हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम का 99% बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, और ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों का एक्चुअली यूपीएससी जैसी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होता कभी, क्योंकि यूपीएससी जैसी परीक्षा में आपको खुद को गढ़ना होता है, और ऑनलाइन में आप ऑडियंस होते हैं, आप दर्शक होते हैं। तो पहली चीज़, स्कूल खराब है, मानसिक रूप से ये कमज़ोर हैं, मतलब इनकी हिम्मत कमज़ोर है, संसाधन कमज़ोर हैं, ऑनलाइन जल्दी शिफ्ट हो गए। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। साउथ में आपको बच्चा ऑनलाइन पढ़ते नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पढ़ाई को समझता है, पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो रही है, पर हिंदी पट्टी पूरी ऑनलाइन चली गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आज की तारीख में एक भी हिंदी मीडियम की ऐसी कोचिंग नहीं है जिसे कहा जाए कि ये यूपीएससी लेवल की कोचिंग है। यूपीएससी के नाम पे बहुत कोचिंगें चलती हैं, पर यूपीएससी लेवल की हिंदी मीडियम की कोई कोचिंग नहीं है। कई तरह की और परेशानियां हैं। हिंदी मीडियम का एक ढंग का अखबार नहीं है, एक अखबार नहीं है। इंग्लिश में ऐसे अखबार मैं 3 बता सकता हूँ, हिंदी में एक अखबार नहीं है जिससे उसे करंट अफेयर्स मिल सके। हिंदी मीडियम में एक ढंग का टीचर नहीं है। एक आध अगर अच्छा टीचर भी है तो उसके आसपास 20 बाउंसर चलते हैं, तो वो बच्चे के लिए वैसे भी अवेलेबल नहीं है। तो हिंदी मीडियम की अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है। हिंदी मीडियम का ज़्यादातर बच्चा ऑनलाइन पहुंच गया है, इस कारण से उसे कभी कंपटीशन का एहसास ही नहीं है। खराब स्कूल कॉलेज के कारण उसके स्किल सेट बहुत ज़्यादा खराब है। वो शुरुआत से हिंदी में रहा है, इस कारण से उसका कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर है, और कहीं ना कहीं वो मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से, इस कारण से उसके पास संसाधन भी कम है। ऐसी स्थिति में हिंदी मीडियम नंबर 1 बहुत कम आजकल हिम्मत करते हैं, और जो करते भी हैं उन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है। और सच्चाई भी यही है कि हिंदी मीडियम, ये कड़वी सच्चाई है कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ही कम हो रहे हैं, और स्थिति पिछले 20 साल में बदली है। उससे पहले हिंदी मीडियम का रेशियो कभी भी 20-25% से ऊपर तक जाता था, आज ये 2% बचा है। अच्छा, बुंदेलखंड में अगर बात करें इस बार के रिजल्ट में, कुछ जगह सिलेक्शन भय हैं,
मतलब बहुत टॉप रैंकिंग में तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे भय हैं यूपी के, बुंदेलखंड में भी, एमपी के। तो क्या स्थिति आप मानते? देखिए, बुंदेलखंड के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पर उनका बुंदेलखंड से नहीं हुआ है। मैं इसे रिपीट करता हूँ, बुंदेलखंड के लोगों का हमेशा सिलेक्शन होता है, हमेशा सिलेक्शन होता है, लेकिन उनका बुंदेलखंड में रह के नहीं होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो लोग हैं, मैं रिपीट करता हूँ, बुंदेलखंड के वो बच्चे जो स्कूल में बहुत अच्छे थे, जो स्कूल में बहुत कमाल थे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ हर साल बुंदेलखंड से, मेरे ख्याल से यूपी एमपी में ला लीजिए तो 20-25 बच्चे निकलते होंगे। ये जो 20-25 बच्चे हैं, इन 20-25 बच्चों पे ज़रा नज़र डालिए। एक चीज़ मैं गारंटी से बोलता हूँ कि इनमें से किसी ने बुंदेलखंड में कॉलेज नहीं किया है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कॉलेज से भी नहीं पढ़ा है। ये सब के सब नेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, सब के सब नेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब या तो वो किसी अच्छे कॉलेज से, एनआईटी, आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया होगा, या फिर वो मेडिकल करके आया होगा, या फिर उसने लॉ किया होगा, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गया होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, ये बच्चे जब नेशनल इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्कूल में ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। जो स्कूल के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो कि स्कूल में कभी नीट की, कभी आईआईटी जेईई की, कभी क्लैट की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। अदरवाइज़ भी अगर उन्हें नॉर्मल समझ लीजिए, जैसे नवोदय बहुत सारे हैं बुंदेलखंड में। अच्छा, बुंदेलखंड के ज़्यादातर बच्चों का आप सिलेक्शन रेशियो देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे होंगे, नवोदय के बच्चे होंगे, या फिर वो बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूल्स में भी 98-99% वाले होंगे। बुंदेलखंड से जो आईएएस बन रहे हैं, उनमें एक और चीज़ कॉमन होगी कि वो सब वही बच्चे होंगे जिनने नीट निकाला होगा, आईआईटी जेईई निकाला होगा, क्लैट निकाला होगा, या सीए निकाला होगा, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी निकाली होगी। और फिर इन नेशनल इंस्टीट्यूशन में रह करके उन्होंने तैयारी की है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यस, बुंदेलखंड में स्कूलिंग करके बाहर चले गए बच्चे हर साल 20-25 निकलते हैं। बुंदेलखंड में रह करके, बुंदेलखंड के किसी कॉलेज में पढ़ करके मुझे पिछले 5-7 साल में कोई सेलेक्ट होता नहीं दिखा है। जी। और लगातार जैसे अपन ने कि अब बुंदेलखंड में जैसे आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी, एमपीपीएससी के अलावा भी जैसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनको लेके अब ये सरकारी भर्तियों को लेके अब का माहौल है प्रदेश में, कुछ भर्ती निकल रही? देखिए, बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा निराशाजनक तस्वीर है। और कोविड के पहले तक तो बुंदेलखंड में बच्चे बहुत मेहनत करते थे। स्कूलों में आप चले जाइए, आपको बहुत मेहनत करते बच्चे मिलेंगे। कस्बों में, शहरों में आपको, कुछ जगहों में बहुत बच्चे मेहनत करते दिखेंगे। पर आप आज चले जाइए तो मुझे लगता है कोविड में लॉकडाउन तो उठ गया, पर पढ़ाई पर से लॉकडाउन नहीं उठा बुंदेलखंड में। उस समय कोविड के टाइम पे जो पढ़ाई बंद हुई है, उसके बाद से बच्चे पढ़ना लिखना बंद कर चुके हैं। आप अगर थोड़ा अच्छे से गौर करिए, आपको कोटा में अब बहुत ज़्यादा बच्चे बुंदेलखंड के दिखाई नहीं देंगे, इंदौर में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। मेरा मानना ये है कि अब एक्चुअली जो बच्चे आपको सेलेक्ट होते दिख भी रहे हैं, बुंदेलखंड से सेलेक्ट होते जो आपको बच्चे दिख भी रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कोविड के पहले तैयारी शुरू की थी जिन्होंने। 3-4 बड़े कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये हुई कि कोविड के बाद से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। पढ़ाई के नाम पे उन्हें मोबाइल मिला था और उन्हें रील का चस्का लग चुका है। इस कारण से उन्हें पढ़ाई-लिखाई, ऊपर से मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेज में अब माहौल बचा है पढ़ाई-लिखाई का। तो बुंदेलखंड में एक आध कोई जगह हो तो हो जहाँ पे लोग पढ़ लिख रहे हों। अदरवाइज़ बुंदेलखंड की नई पीढ़ी, ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो पीढ़ी आई है, वो पीढ़ी में पढ़ाई-लिखाई का कोई माहौल नहीं है। आपको ज़्यादातर बच्चे बीएड करते दिख जाएँगे। आपको आश्चर्य होगा, अभी कांस्टेबल की 7,500 वैकेंसी आई, बुंदेलखंड से बच्चों ने नहीं भरा फॉर्म। फॉरेस्ट गार्ड नहीं भरा। सब इंस्पेक्टर में बुंदेलखंड के बच्चे, बहुत रेयर बच्चे जो पहले तैयारी करने वाले थे 19 के 20 के पहले वाले, उन्हीं ने ही फॉर्म भरा। पीएससी का आजकल वो फॉर्म भरते नहीं हैं। यूपीएससी को वो अपने लायक समझते नहीं हैं, उनको लगता है यूपीएससी बहुत ऊपर की चीज़ है। तो सच्चाई ये है कि बुंदेलखंड में अभी जो आपको कुछ इक्का-दुक्का रिजल्ट दिख रहे हैं, वो कोविड के पहले वाले बच्चे हैं। कोविड के बाद जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, वो तो कॉम्पिटिशन में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अब ये तो हो गई कि भैया ये नहीं है, लेकिन इसको उल्टो करें कि इसको माहौल बदले कैसे जाए? माहौल बदलने में मुझे लगता है कि 3-4 तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली बड़ी गलती जो बुंदेलखंड में की है, वो माँ-बाप ने की है। आपको आश्चर्य होगा, पर ज़्यादातर माँ-बाप जो हैं, उनको ये मान चुके हैं, आप पेरेंट्स तो छोड़िए, माँ-बाप ज़्यादा रील देखते हैं वहाँ, और माँ-बाप ये मान चुके हैं कि सरकारी नौकरी तो अब बच्चे को मिलना ही नहीं है। इस कारण से वो दिन-रात मेहनत करके अपनी संपत्ति जोड़ने में लगे हुए हैं, घर बड़ा कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, ताकि बच्चे को किसी तरीके से सेटल करके चले जाएँ। तो पहली चीज़ तो माँ-बाप को ये मानना पड़ेगा कि हर साल हमारे देश में भारत सरकार कम से कम 3 से 4 लाख सरकारी नौकरियाँ, और मध्य प्रदेश शासन की भी अगर छोटी-मोटी मिला ली जाएँ तो लाख, सवा लाख नौकरियाँ हर साल निकल रही हैं, सरकारी नौकरी।
और बहुत ही औसत बच्चे थोड़ा सा पढ़ के वो नौकरियां निकाल रहे हैं, सरकारी पद पे जा रहे हैं। बुंदेलखंड में पेरेंट्स रील देख देख करके निराश हो चुके हैं, उनको लगता है कि अब सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। दूसरी तो उन्हें सबसे पहले पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। दूसरा, जब सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं है तो बच्चे की पढ़ाई को भी उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी पेरेंट्स को अब ये चिंता होती होगी कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। कितने पेरेंट्स स्कूल जाकर के पूछ रहे हैं, खासतौर पे 11th-12th वाले बच्चे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तीसरा, उनको कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम पुराने ज़माने के हैं तो हमको नहीं पता कि आजकल कौन-सी चीज़ है। तो आजकल बच्चे ने कहा मुझे ये करना है, पेरेंट्स हाँ कह देते हैं। बच्चे ने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, पेरेंट्स दे देते हैं। बच्चे ने कहा ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, पेरेंट्स दे देते हैं। तो नंबर 1, पेरेंट्स ने खुद ये मान लिया है कि उनके बच्चे का कुछ नहीं होना है, और दूसरा, वो बच्चे के करियर में जो डिसीजन लेते हैं उसमें अब उनने अपनी सेइंग बंद कर दी है। अब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बच्चा जिस चीज़ के लिए कहता है वो उसे हाँ कर देते हैं। और जो बच्चा 17-18 साल का है वो अपने कच्चे बनियान नहीं अपनी चॉइस से खरीद सकता, वो अपना करियर कैसे डिसाइड करेगा? इसलिए माँ बाप पीछे हटे, इसलिए बच्चे बर्बाद हुए। तो सबसे पहले तो माँ बाप को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो तुम बड़े बड़े घर बना रहे हो, जो तुम संपत्ति जोड़ रहे हो, अगर ये बच्चा कुछ नहीं कर पाया और उससे औसत बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो वो डिप्रेशन में उसी घर में मरेगा जो तुमने बनाया है। तो माँ बाप को पहले सक्रिय होना पड़ेगा। माँ बाप ने बच्चे पर से उम्मीद छोड़ दी है। दूसरा, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है, इतने सारे क्रिकेट मैच होते हैं, इतने सारे जगराते होते हैं, इतने सारे कॉमेडी शो होते हैं, पर मुझे पूरे बुंदेलखंड में, मैं तो बहुत बारीकी से नज़र रखता हूँ, एक बौद्धिक आयोजन नहीं दिख रहा है पिछले 10 साल से। एक बौद्धिक आयोजन जहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे, कोई अच्छा वाद विवाद हो रहा हो, कोई अच्छा साहित्यिक आयोजन हो रहा हो, कोई अच्छा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो रहा हो। पूरे बुंदेलखंड में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता नहीं हो रही है। मतलब पूरे बुंदेलखंड में सामूहिक चेतना में ही ज्ञान नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि पढ़ने लिखने की कोई चीज़ हो, वो पढ़ने लिखने को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। बुंदेलखंड पूरे धरती पे, पूरे ग्रह पर अकेली जगह है जहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। 4 बच्चे बैठेंगे और उसका मजाक उड़ा देंगे, इसलिए बच्चा थोड़ा बहुत जो अच्छा भी होगा वो पढ़ना लिखना बंद कर देगा। तो हमें नंबर 1 पेरेंट्स को जागरूक बनना पड़ेगा कि संपत्ति मत जोड़ो, कितनी भी जोड़ दोगे वो कम पड़ेगी, बच्चे पर फोकस करो। नंबर 2, हमें पढ़ने लिखने की चीज़ों का माहौल बनाना पड़ेगा, हमें प्रतियोगिताएं करनी पड़ेंगी, हमें स्कूलों में जाकर के, विश्वविद्यालयों में जाकर के, कॉलेज में जाकर के इस तरह की चीज़ों को महत्व देना होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है कि आप बाकी तमाम तरह के टैलेंट को उभार रहे हैं पर आप एकेडमिक टैलेंट को नहीं उभार रहे हैं। आप उन बच्चों को सम्मान दीजिए, उन बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनिए, उन बच्चों की हर तरह से मदद कीजिए जो पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कला खराब नहीं है, पर कला में कलाकार को फ़ायदा होना है। लेकिन अगर समाज का एक बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ गया तो पूरे समाज, पूरे इलाके के काम आना है, पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है वो बच्चा। इस कारण से बुंदेलखंड में एक, पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। दूसरा, हमें बौद्धिक कल्चर बनाना पड़ेगा जिसमें समाज सेवी, शैक्षणिक संस्थान, सबको इसमें अपना काम करना चाहिए। बहुत सारे बौद्धिक आयोजन करना चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए। हमें टैलेंट खोजना चाहिए, उस टैलेंट को हमें तराशना चाहिए, उसे हर संभव मौका उपलब्ध कराना चाहिए, पैसे की बाधा दूर करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टीचर्स जो वॉलंटरी इस काम में लग सकते हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए, ताकि हर एक बच्चा जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद है उसे आगे बढ़ने का प्रॉपर मौका मिल सके। अदरवाइज आज से 10 साल बाद बुंदेलखंड को लोग किस तरीके से पहचानेंगे? लेकिन इसमें अब जब सब तरफ से इकट्ठी जागरूकता की जरूरत है तो कोई अगर 1-2 प्रयास हुई हैं तो वो प्रयास भी तो वहीं मर जाए। देखिए, उससे पहले ये ज़रूरी है आपको ये जानना, थोड़ी अजीब है मुझे, मैं कई बार शायद कड़वी बात कह देता हूँ कि बुंदेलखंड ने बहुत अभाव झेला है। सामान्यतः आर्थिक रूप से बहुत संपन्न इलाका नहीं रहा है बुंदेलखंड, और पिछले कुछ समय से चूँकि खेती सुधरी, थोड़ा सा व्यवसाय सुधरे, तो लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई, और बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई इस कारण से अब कोई भी उससे आगे सोच नहीं पा रहा है। बुंदेलखंड में अभाव नहीं है अब, इस कारण से लोग सपने नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन किसी को आगे नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ज़्यादातर लोग बाहर निकलते नहीं हैं। बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेलखंड या भोपाल से बाहर कुछ देखा नहीं है। उनको लगता है कि उनका घर बन गया, उनकी गाड़ी आ गई, उनके सर पे छत है, उनके घर पे खाना है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी संभल गई। ज़रा बाहर जाके देखिए, इसी समय 2026 में दुनिया कहाँ बढ़ रही है, गुजरात कहाँ जा रहा है, इवन उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है। तो बुंदेलखंड के साथ परेशानी ये हो गई है कि बुंदेलखंड अपने आप में संतुष्ट हो चुका है। और आपने जो ये चीज़ कही कि 1-2 लोग अगर कोशिश करेंगे भी तो बाकी लोग उसको दबा देंगे, ये बात सच है। लेकिन सामूहिक चेतना में ये चीज़ आपको लानी होगी, अदरवाइज़ बहुत अजीब है, हो सकता है ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए,
कभी गौर करिए बुंदेलखंड के प्रशासनिक अधिकारियों में कितने बुंदेलखंडी हैं, या पूरे मध्य प्रदेश में कितने बुंदेलखंडी प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर बुंदेलखंड की समझ रखने वाला, बुंदेलखंड के लोगों से हमदर्दी रखने वाला प्रशासनिक अधिकारी होगा तो वो बुंदेलखंड के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो हमें अपने क्षेत्र, अपनी चेतना, अपनी संस्कृति, अपने लोगों को अगर बुलंद आवाज़ देना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बुंदेली लोग इस प्रशासनिक सेवाओं में पहुँचें। शुरुआत एक स्तर पे करिए, सामाजिक स्तर पे करिए, कोई बात नहीं, ये काम जो है वो हर समाज कर सकता है। हर समाज, अब देखिए बुंदेलखंड में कोई गांव नहीं है जहां भागवत नहीं हो रही है। हर जगह बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही हैं, सामाजिक भवन बन रहे हैं, हर छोटे कस्बे में 10 मैरिज गार्डन तने हुए हैं। अरे भाई ये सब छोड़ दो, एक भागवत कथा में तुम कम से कम 2-4 करोड़ खर्च करते हो, उतने में किसी उसको दे दो सही ढंग के आदमी को, वो 100 कलेक्टर बना देगा। तो तुम्हारी भागवत कथा से मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो जिन चीज़ों पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, समाज को ध्यान देना होगा कि उन चीज़ों की बजाय आप अपने समाज के बेहतरीन टैलेंट को खोजिए, उसे संसाधन उपलब्ध कराइए, उसे सही रास्ता दीजिए, ताकि वो समाज को ताकतवर बनाए, ताकि वो बाकी नई पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल बन सके। तो बुंदेलखंड में पढ़ाई लिखाई महत्व ही नहीं है, किसी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बहुत धार्मिक हैं, बहुत सांस्कृतिक हैं, बहुत खेल कूद में आगे हो गए हैं, बॉलीवुड में आगे हो गए हैं, मनोरंजन में आगे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बुंदेलखंड में हर आदमी जो है वो अरबपति हो चुका है, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी 10 पीढ़ियों के लिए वो कमा के रख चुके हैं, इसलिए किसी को पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो सामाजिक रूप से इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी अच्छी बातें, काम की बातें, कड़वी बातें, और इन्हीं जो जानकारियों के संगे उम्मीद करें कि कछु नए पढ़ाई लिखाई वाले लोग भी बुंदेलखंड से लगातार सामने आवें, और संगे ही खास तौर से अधिकारी वर्ग में कोनो भी क्षेत्र, कोनो भी इलाके के अगर प्रतिनिधित्व हुई है तो निश्चित तौर पे रिटर्न में उस क्षेत्र को कहूँ ना कहूँ बे अधिकारी बेहतर भविष्य जरूर दें, ओते के युवाओं के लाने।